Acha, now this is question number 92. All right. Question number 92 is on a topic which is known as cathode ray oscilloscope. Now cathode ray oscilloscope हमने किया हुआ नहीं है, but again बहुत ही typical सवाल आते हैं, कुछ definitions होती है और आपने हमेशा वही definitions लिखनी होती हैं. All right. So होता ये है cathode ray oscilloscope के अंदर, so I'm gonna explain it a little bit right now. So it's very simple. आपने पुराने टीवी देखे होंगे. पुराने टीवी जो है वो एसेंशियली कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं. द आइडिया इज़ कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर एक आपके पास होता है समथिंग अ फिलामेंट विच इज़ नोन एज अ कैथोड. वो फिलामेंट या उस तरह के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको जब हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, व्हेन यू हीट इट अ लॉट, वो मटेरियल्स क्या करना शुरू कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना शुरू कर देते हैं. क्या करेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना शुरू कर देंगे. ऑल राइट, एंड दैट्स एसेंशियली व्हाट वी डू. हम ये एक फिलामेंट यूज़ करते हैं और ये फिलामेंट जो है वो क्या करता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा होता है. कैसे? ये आपके पास एक 2000 वोल्ट और एक ये 6 वोल्ट के ये जो आपके पास दो सर्किट्स बने हुए हैं, एक आपके पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है और एक आपके पास हीटिंग पोटेंशियल होता है. ये जो 6 वोल्ट्स है ये आपके सर्किट को या आपके फिलामेंट को कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है? हीट प्रोवाइड कर रहा होता है. सो वंस वी हैव दैट, वो हीट जब आती है तो अगेन द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू स्टार्ट लीविंग द फिलामेंट. ये इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से निकल के कहाँ जाते हैं? दे मूव टूवर्ड्स द एनोड. एनोड जो है वो स्पेसिफिकली रखा जाता है एट अ पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये एनोड जो है वो क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो व्हाट इज दिस एनोड गोइंग टू डू? दिस एनोड इज गोइंग टू डू व्हाट? ये एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. सो एसेंशियली अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे होंगे तो व्हाट इज दिस एनोड गोइंग टू डू? ये एनोड उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड पे कर देगा ताकि फिर वो कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़ाया ना हो. सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस स्क्रीन की तरफ जाते ना. ये आपकी स्क्रीन है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस स्क्रीन की तरफ जाने चाहिए. नाउ व्हाई इज़ दैट स्क्रीन सो इम्पोर्टेंट? और इलेक्ट्रॉन्स का इससे लेना देना क्या है? वेरी सिंपल. इलेक्ट्रॉन्स का इससे लेना देना ये है कि दिस राइट हियर इज़ नोन एज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन. फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, लगते हैं, तो वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंस का मतलब लाइट देना. A fluorescent screen will give out light when it's hit by electrons. तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके टकराएंगे तो दैट्स गोइंग टू गिव ऑफ लाइट. ठीक है. नाउ इसके ऊपर जो है हम लोग एक थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे. मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा एंड आई विल सेंड यू द वीडियोस एज वेल टू शो यू एग्जैक्टली हाउ द टीवी वर्क्स एंड एवरीथिंग. एग्जैक्ट इसकी वर्किंग जो है वो क्या है. बट again, question number A, part 1, electrons. Explain why electrons are emitted from the filament. So electrons are emitted from the filament. Why? Because electrons या filament जब heat होगा तो electrons energy gain करके they'll escape the force of attraction from the filament or from the nuclei inside the filament. ठीक है ना. इस process को हम एक चीज़ बुलाते हैं. This right here is known as thermionic emission. ठीक है. इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस ये जो प्रोसेस है जिससे एक फिलामेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है. सही है. दिस प्रोसेस इज नोन एज thermionic emission. Thermionic emission of electrons from a filament. All right. And why does this happen? This happens because आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट. लेकिन जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो चले जाएंगे. तो ये केमिस्ट्री के अंदर आपने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी. मेटालिक बॉन्डिंग में भी के मेटल्स, दीज फिलामेंट्स आर यूजुअली मेटल्स. ठीक है ना. तो मेटल्स के अंदर आपको पता है कि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है एंड वो मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि देयर इज़ अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्जेस. आपके जितने भी एटम्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड देन देयर इज़ अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मेड अप ऑफ ऑल द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एसेंशियली. सही है ना. तो ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम मेटालिक बॉन्ड्स कहते हैं. अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हम मेटालिक बॉन्ड्स का जिक्र तो नहीं करेंगे बट एट द सेम टाइम फिजिक्स के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव in the metal or in positive charges in the filament
एंड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीट की वजह से ओवरकम हो जाएगा. एंड देन एसेंशियली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज के इलेक्ट्रॉन्स gain energy and are able to break free from the force and they are able to break free from the force of attraction. Why? Because they gain enough energy. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अब यहाँ पे वी डिडंट डू दिस, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा देखो कि टोटल मार्क्स कितने हैं. यहाँ पे आपके पास 3 मार्क्स हैं, A1, A2 एंड A3, और आपके पास टोटल पार्ट ए जो है वो भी 3 मार्क्स का है. मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबका कितना कितना मार्क्स होगा? 1-1 मार्क होगा. तो यू आर गोइंग टू अगेन आंसर इट एज सच. अगर कोई चीज़ 1 मार्क का है, अगर कोई सवाल 1 मार्क का है, तो यू आर गोइंग टू डू व्हाट? आप उसको कितना जवाब, आप 1 पॉइंट लिखेंगे. यू आर गोइंग टू राइट 1 पॉइंट अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क का है. अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो वहाँ पर आपने 2 मार्क्स लिखने हैं. सो अगेन ए पार्ट 2, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट आफ्टर दे लीव द फिलामेंट. So electrons accelerate after they leave the filament because of this anode. This anode is specifically known as the accelerating anode. इसको बुलाते क्या है? This is the accelerating anode, and the accelerating anode is positively charged. And क्योंकि electrons negative होते हैं, they are attracted to the positively charged anode, and hence they get accelerated. सही है? तो अब यहाँ पर आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड so electrons are attracted to the positively charged anode. Very simple. Does that make sense to everyone? ये कहानी क्लियर है? अच्छा जी. अब वैक्यूम इज नीडेड इन द ट्यूब. अब ये ट्यूब जो है वो वैक्यूम सील्ड होती है, इसके अंदर ना हवा होती है ना कुछ होती है. इट हैज़ टू बी इन वैक्यूम. अगर ये वैक्यूम नहीं होगा तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? अगर वैक्यूम नहीं है तो मतलब एयर है, एंड एयर अगर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने स्ट्रेट रास्ते पे नहीं जा सकेंगे. वो कंटिन्यूसली एयर के पार्टिकल से क्या करेंगे? टकराते रहेंगे, एंड दे लूज एनर्जी. सही है? So why do we need vacuum? So to prevent collisions of electrons and other particles. सही है? So we want to prevent the collision between electrons and other particles. So hence essentially हम लोग क्या करेंगे? We are going to require a vacuum to be in the tube. यही सवाल अभी हम आगे यूनिट 4 सॉल्व करेंगे ना, ये एग्जैक्ट सेम 3 सवाल आप देखोगे हर 2 साल में ये रिपीट हो रहे होंगे. हर 2 से 3 साल जब भी आपके पास CRO का सवाल आएगा, ये 2 से 3 सवाल ऑलमोस्ट हर बार जो है वो रिपीट होंगे. सो अगेन इनका आंसर एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? Acha, an alternating potential difference of very low frequency is applied across the deflecting plates in figure 7.1. The spot of light on the screen is seen to move. Describe and explain the movement of the spot. Now आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के अक्रॉस जो है वो क्या है? आपके पास ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है. इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे क्या लगाया हुआ है? What's the question saying? What's connected across the deflecting plates? A very low frequency alternating potential. सही है? A very low frequency what? A very low frequency alternating potential is applied across these deflecting plates. Alternating potential का मतलब क्या है? हमने AC जनरेटर पढ़ा था.
एसी जनरेटर से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसके बारे में हमें क्या पता था? व्हाट डायरेक्शन इज दैट ईएमएफ जनरेटेड इन? हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो किस तरह से वेरी करेगा? इट्स गोना बी इन द फॉर्म ऑफ अ साइन वेव। सही है, मतलब पहले आपका वेव जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, फिर बाद में क्या हो जाएगी? नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो एसेंशियली व्हाट्स हैपनिंग इज, ये जो आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दीज डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स? पहले ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। अगर ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर क्यों जाएंगे? बिकॉज दे विल बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। सही है। सो इनिशियली आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाना शुरू हो गए। अब जब आपकी अगली साइकिल होगी, सो दिस राइट हियर इज व्हेन योर इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग अप, जब आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल था। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास है नेगेटिव पोटेंशियल। ऑलराइट, सो इट्स दिस राइट हियर। अब नेगेटिव पोटेंशियल में दिस राइट हियर इज पॉजिटिव एंड दिस राइट हियर इज नेगेटिव, क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ चेंज हो गया ना। पहले ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था, तो अब नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव हो गया। सो इन दिस केस नाउ वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू मूव? द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स, वो नीचे से अट्रैक्ट होंगे। जी बेटा, डायरेक्शन चेंज इस वजह से हो रहा है, देखो वेरी सिंपल। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, दिस राइट हियर इज योर रेजिस्टर। ठीक है, अगर ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स है तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? आपके पास ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स में इसी तरह से आपका करंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। ये बात तो क्लियर है, राइट? पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव होने का मतलब ये है, अज्यूम करते हैं करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव साइकिल में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स कॉल दिस क्लॉकवाइज। करंट जो है वो सर्किट के अंदर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब अच्छा, तो अब ये जो है ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। पॉजिटिव साइकिल में करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है सर्किट में? क्लॉकवाइज। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल नेगेटिव के अंदर करंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अब क्लॉकवाइज नहीं जाएगा। दिस टाइम अराउंड इट्स गोना गो एंटी क्लॉकवाइज, सो इट्स गोना गो लाइक दिस। सही है। तो एग्जैक्टली फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि आपके पोल्स चेंज हो जाते हैं ना, आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। पहले पॉजिटिव नेगेटिव था, अब नेगेटिव क्या बन जाएगा? पहले इस साइड पे पॉजिटिव था और इस साइड पे नेगेटिव था, तो अब इस साइड पे पॉजिटिव है और इस साइड पे नेगेटिव है। आपकी पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, एंड दैट्स द रीज़न वाई यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। तो पॉजिटिव साइकिल में इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ जा रही होगी? ऊपर। नेगेटिव साइकिल में इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ जा रही होगी? नीचे। और फिर क्योंकि ये आपकी लो फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, मीन्स वो कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आपकी ये जो मूवमेंट ऑफ द डॉट है, इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूसली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वहाँ हमें डॉट जो है स्क्रीन के ऊपर नीचे मूव होता हुआ नजर आएगा। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ये गाने क्लियर है? सो अगेन, so alternating potential difference of very low frequency is applied across the deflecting plates. The spot of light on the screen is seen to move. Describe and explain the movement of the spot. All right, so describe and explain. तो हम सबसे पहले तो क्या बताएंगे कि स्पॉट जो है वो अप एंड डाउन मूव होगा। सही है। सो पहला मार्क किस चीज़ का है? स्पॉट will move upwards and then downwards. सही है। ऑल राइट, अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्पॉट विल कीप ऑन मूविंग upwards and downwards. सही है ना?
So the spot will keep on moving upwards and downwards, means spot जो है वो ऊपर नीचे move होता रहेगा. Now the spot is going to keep on moving upwards and downwards. Why? Because the polarity of the deflecting plates is also going to change with the alternating current. So we are going to say because the polarity of because the polarity of the deflecting plates will, the polarity of the deflecting plates will what? Will change with the alternating current. सही है. सो या पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. पोलैरिटी जो है वो क्या होती है? लेट्स से फॉर एग्जांपल बैटरी है. बैटरी की पोलैरिटी क्या होती है? दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज, दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज. अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूंगा मतलब मैं पोल्स चेंज कर रहा हूँ, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा हूँ. सही है ना? दैट्स द पोलैरिटी. Because the polarity of the deflecting plates will change with alternating current, तो जो deflecting plates के ऊपर जो charge है, सही है, वो क्या होता रहेगा? It will keep on changing with what? Changing with what? The alternating current. Alternating current का direction change होगा. Alternating current का direction change होने की वजह से जो plates का जो charge है, positive, negative, so we just call it polarity. The polarity of the plates will also change. Does that make sense? अच्छा, question number 92 था ये. This was question number 92. All right. This again, why am I calling it question number 92? Because it's on page number 92. सही है. Then we've got question number 93. अब ये सारे क्वेश्चंस की मेरे ख्याल में आप लोगों के पास मार्किंग स्कीम जो है वो अवेलेबल होगी. मेरे ख्याल में 2004 ऑनवर्ड्स जो है वो आपके पास मार्किंग स्कीम्स अवेलेबल होती हैं. नाउ हो सकता है कि मेरे आंसर्स और मार्किंग स्कीम के आंसर्स में स्लाइट डिफरेंसेस हों. इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल एंड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. मार्किंग स्कीम इज़ जस्ट अ सजेशन कि आपका आंसर जो है वो इससे करीब करीब होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि मार्किंग स्कीम के एग्जैक्टली सेम आंसर हो. एनी लॉजिकल आंसर is correct. ये बात समझ में आ रही है? Any logical answer is considered to be correct. अगर आप कोई न्यूमेरिकल है, आपने किसी और तरीके से सॉल्व किया है, मार्किंग स्कीम ने किसी और तरीके से सॉल्व किया है, that's almost absolutely correct. उससे वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मेथड कौन सा यूज़ किया. अगर वो मेथड सही है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. Does that make sense to everyone? All right. Now, question number 93. क्या टाइम क्या हो रहा है? All right. Question number 93. Figure 9.1 shows the main parts of the. असल में पावर दिखाने में टाइम लग गया ना. अच्छा. Figure 9.1 shows the main parts of an electric grill. An electric current in the heating element causes it to become red hot and emit visible light and infrared spectrum. The infrared radiation is used to cook food. The infrared radiation has a longer wavelength than visible light. Both are parts of the electromagnetic spectrum. Acha, draw a diagram of the electromagnetic spectrum that shows visible light, infrared and three other parts of the spectrum. ठीक है, we can easily do that. वो करना बहुत आसान है. आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, अब जाहिर सी बात है वेव्स आपने बहुत पहले किया था. आई होप कि आपको याद हो, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट रिमेंबर, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है. सही है, तो आप उसी सीक्वेंस में लिखेंगे. सही है, आई आर एज इन इंफ्रारेड, फिर आपके पास विजिबल लाइट आ जाएगी. विजिबल लाइट के बाद यू हैव अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन.
UV के बाद you have X rays and you have gamma rays. All right. तो infrared और visible जो question ने बोला वो हमने लिख दिया. Both are parts of the electromagnetic spectrum. Your diagram should put the parts of spectrum in order of increasing wavelength. हमने गलत किया है. हमने order of increasing frequency कर दिया है. So we need to reverse this around. So it's going to be gamma first. Frequency जितनी ज़्यादा होगी wavelength उतनी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. So gamma first, then X-rays, then ultraviolet, then visible, and then infrared. Infrared की रेडिएशन, infrared रेडिएशन की वेवलेंथ विजिबल से ज़्यादा होती है. अब आपकी मर्जी है कि आप infrared के बाद वाले पार्ट्स लिखें. मींस infrared के बाद जो है वो क्या आता है? वो माइक्रोवेव्स आते हैं एंड रेडियो वेव्स आते हैं. This is your infrared, this is your electromagnetic spectrum. तो अब इस electromagnetic spectrum में आपने visible light and infrared इस order में लिखना है. बाकी जो 5 आपके पास स्पेक्ट्रम्स हैं उनमें से कोई भी आपने 3 लिखने हैं. The question wants you to write any 3 of them. Does that make sense to everyone? ये कहानी क्लियर है बेटा? Everyone over here, यहाँ पे क्लियर है? अच्छा, explain why the grill has a layer of shiny material between the heating element and the outer case. ठीक है, तो यहाँ पे shiny material जो है वो outer case मतलब ये ऊपर वाली साइड कहाँ आपका हीटिंग एलिमेंट है. वैसे यहाँ पे फिगर के अंदर क्लियर नहीं है, बट अक्सर आपने देखा होगा कि खैर इस तरह के इलेक्ट्रिक ओवन्स जो है वो यहाँ पे कम मिलते हैं. बट इलेक्ट्रिक ओवन्स के अंदर होता क्या है, ऊपर एक रॉड लगी होती है. वो रॉड जो है वो क्या होना, टोस्टर्स कभी देखे हैं? टोस्टर के अंदर अगर आप थोड़ा सा बगैर टोस्ट के अगर आप देखो तो एक छोटी छोटी रॉड्स जा रही होंगी, और टोस्टर ऑन करोगे तो वो रॉड्स क्या हो जाती हैं? एकदम रेड हो जाती हैं. गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो रेड हो जाती हैं. इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है उसके अंदर यही होता है. आपके पास ऊपर बड़ी सी रॉड्स जो है वो चल रही होती हैं, और वो रॉड्स क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं और रेड हो जाती हैं ना. ऊपर अगर शाइनी मटेरियल नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, और उसका आपके चूल्हे का टेम्परेचर जो है या आपके अवन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. सो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, नंबर 1 एंड नंबर 2 इज गोइंग टू रिड्यूस वेस्ट एज वेल ना. अगर आप अवन जो है वो हीट अप कर रहे हैं तो आपकी हीट अवन में रहनी चाहिए, रादर देन के कोई और उसका आउटर शेल या जो अवन का केस है वो उसको एब्जॉर्ब करे. सो टू मेक श्योर दैट द केस डजंट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड वो एनर्जी जो है या वो हीट एनर्जी बाउंस बैक होके या वो इंफ्रारेड रेडिएशन बाउंस बैक होके वापस अवन के अंदर आ जाए. That's why we have this shiny outer layer. So why do we have the shiny outer layer? To reflect the infrared radiation. तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है, to reflect the infrared radiation. अच्छा, यहाँ पे देखो तो जो पार्ट ए है इसके मार्क्स कितने हैं? 7 मार्क्स, राइट? कूल. ए पार्ट 1 के कितने मार्क्स होने चाहिए? आई वुड से कि इट वुड बी 5 मार्क्स. आपको 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स लिखने हैं. So how many parts of the spectrum do you need to write down? 5 of them. And you need to write them down in what? In sequence. तो ये तकरीबन अब जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितने मार्क्स डिवाइड हुए हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स जो है पार्ट 1 के होंगे, एंड 2 या 3 मार्क्स जो है वो पार्ट 2 के होंगे. Does that make sense to everyone? So in this case, just to say कि to reflect IR radiation, not enough. तो आपको यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करना है कि वो रिफ्लेक्ट क्यों करेगा. शाइनी सर्फेसेस आर बैड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन. आपने डार्क एंड डल, शाइनी एंड पॉलिश सर्फेसेस के बारे में यूनिट 3 में पढ़ा होगा कि शाइनी एंड पॉलिश सर्फेसेस या लाइट कलर्ड सर्फेसेस
are bad reflectors and absorbers या emitters and absorbers of heat. Reflector तो अच्छा होगा. Bad emitters and absorbers of heat or radiation. So to reflect the IR radiation, and then we are going to add and because shiny surface are bad so again we are going to say that the shiny surface are bad absorbers of energy या radiation. It's a bad absorber तो होगा क्या, आपका जो चूल्हे का जो टॉप है या जो अवन का टॉप है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा. ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होके अवन के अंदर वापस आ जाएगी. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ये गाने क्लियर है? अगेन आप लोग घर पे जाके दिस राइट हियर इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ व्हाट, यहाँ पे साल लिखा हुआ है, क्वेश्चन 9 ऑफ मई जून 2004. इसकी मार्किंग स्कीम जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. जिस यूट्यूब लिंक के ऊपर ये पोस्टेड होगा उसके साथ इसकी मार्किंग स्कीम्स भी जो है वो पोस्टेड होंगी. सही है ना? तो यू कैन ईजिली गो एंड चेक व्हाट द मार्किंग स्कीम सेज. ठीक है? एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू से दिस, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है. मार्किंग स्कीम 18 से 20 लोग वेरीफाई करते हैं. एक पूरा ग्रुप ऑफ एग्जामिनर्स होता है जो उसको वेरीफाई करता है, वो गलत नहीं हो सकती. सही है? मार्किंग स्कीम मैं गलत हो सकता हूँ, मार्किंग स्कीम गलत नहीं हो सकती. सही है? सो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, मार्किंग स्कीम कुछ कह रही है, एंड दैट्स वेरी लाइकली टीचर से गलती होती है, दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. तो एट सम पॉइंट इन टाइम अगर आप देखो कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मार्किंग स्कीम कुछ और कह रही है, आपने वो एक्सेप्ट करना है जो मार्किंग स्कीम कह रही होगी. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइट. अच्छा जी, जी बताइए बेटा. ये अगेन ये डिक्रीज इंक्रीजिंग वेवलेंथ है ना, यहाँ पे कह रहा है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, सो वी हैव टू डू दैट. सही है? सो गामा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, आर नहीं है, इट्स गामा रेडिएशन. सही है? गामा रेडिएशन हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. एवरीवन? अच्छा, फॉर सेफ्टी द इलेक्ट्रिक गिल इज फिटेड विद द अर्थ वायर. State where the earth wire is connected by the electric grill and explain how it acts as a safety device. अब ये सेफ्टी का पार्ट है, सेफ्टी हम लोगों ने नहीं किया, बट अगेन अगर कोई भी बेटा इधर इस्माइल, अगर कोई भी डिवाइस अर्थ की जाती है, इट्स ऑलवेज द आउटर केस विच इज अर्थड. ऑलराइट, व्हाट इज अर्थ? द आउटर केस. क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यूज़र किसी अवन को या कोई भी चीज़ को हैंडल कर रहा होता है तो वो कांटेक्ट में आता है किसके साथ? आउटर केस के साथ. एंड अगर फॉर वॉट एवर रीज़न अगर कोई कनेक्शन ब्रेक होता है जिसकी वजह से आपका तार जो है वो आउटर केस के अंदर कांटेक्ट में आ जाता है, द ओनली प्लेस वे यू कैन गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड इज इफ यू टच द आउटर केस. सही है? अवन गर्म होता है, अंदर की जो चीज़ों को है वो हम हाथ नहीं लगाते जनरली. सही है? हम आउटर केस के साथ जो है वो अवन खोलना, बंद करना, अवन की सेटिंग्स चेंज करना, ये सारे काम आउटर केस के अंदर होते हैं. वेरी रेयरली हैपन्स कि आप अवन साफ़ वगैरह करने के लिए, या प्रैक्टिकली अगर सोचो तो अवन साफ़ वगैरह करने के लिए आप अगर अंदर से जो है वो उसको यूज़ करोगे तो करोगे, रेयरली. सही है? बट अगेन ज़्यादातर जो हैंडलिंग होगी वो कहाँ होगी? वो आउटर केस की होगी. सो हेंस इट्स इंपॉर्टेंट दैट द आउटर केस इज अर्थड. एंड व्हाई डू वी वांट टू डू दैट? सो दैट फॉर एनी, बिकॉज ऑफ एनी मैल फंक्शन, इफ द आउटर केस गेट्स इलेक्ट्रिफाइड, देन द यूजर और द हैंडलर, अगर वो अर्थ वायर नहीं होगा तो वो हैंडलर जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएगा. सो इफ अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका आउटर केस इलेक्ट्रीफाई भी हो जाए, इफ योर आउटर केस इज इलेक्ट्रीफाइड, लेकिन वो अगर अर्थ हुआ होगा आपको करंट नहीं लगेगा. हाँ, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी? अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चली जाएगी. सही है? सो अगेन एक्सप्लेन हाउ इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी डिवाइस. 4 मार्क.
कितने मार्क्स का है? 4 मार्क. सही है ना? तो अगेन यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट यू आर सेइंग. नंबर 1, पहला मार्क किस चीज का है? स्टेट वेयर द अर्थ वायर इज कनेक्टेड. State where the earth wire is connected. The outer case of the oven. Where? Outer case of the oven. ये 1 मार्क मिल गया. ठीक है. Outer case के साथ क्यों कनेक्ट करना है? Outer case के साथ इस वजह से कनेक्ट करना है because usually the user is going to come in contact with the outer case. ठीक है. And if because of a malfunction, ये चीज़ लिख लो, ये मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, लिखो. इसका पूरा आंसर जो है वो लिखें. The earth wire is connected to the outer case of the electric grill. The earth wire is connected to the outer case of the electric grill because the user generally comes in contact with the outer case of the grill. Because the user generally comes in contact with the outer case of the electric grill. Comma, hence, even if due to a malfunction, hence, even if due to a malfunction, if the outer case gets electrified, hence, due to malfunction, if the outer case gets electrified, the user will not be harmed. The user will not be harmed because the electricity will or the current will flow down the earth wire and not pass through the user, because the electricity will flow down the earth wire and not pass through the user. अब यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से मैंने इसे डिक्टेट करा दिया है rather than writing this down in front of you. Does that make sense to everyone? ये बात clear है सबको? अच्छा, अब जल्दी जल्दी, we don't have a lot of time. Everyone over here, state the equation that links current, power and voltage. तो current, power and voltage. P is equals to VI. सही है? P is equals to VI is the equation that relates what? Current, power and voltage. Calculate the power rating of the heating element when it is working correctly. Give your answer to the appropriate number of significant figures. ठीक है, 8.3 amperes, 230 volts main supply. So power is going to be what? Power is going to be 8.3 times कितना? 230. सही है? So 8 times 230 जो है वो कितना हो जाएगा? That's going to be 1840. 1840 plus 6.9 if I'm not wrong. 69, sorry. 1840 plus 69. तो आंसर कितना हो जाएगा? 1909 शायद आपका आंसर हो. 1904 या 1909, whatever. चेक करो क्या आंसर आ रहा है. कैलकुलेटर्स, शर्म करो, मुझे जल्दी पहले पता है, तुम लोग कैलकुलेटर्स में इतनी देर लगा रहे हो. 19 क्या बात है मेरी. अच्छा, so this right here is 1909 watts. सही है जी. So 1909 watts. So part 2 and then part 3. A student thinks that if the heating element is connected to a main supply of 115 volts, the power produced is halved. Explain why the student is wrong. क्योंकि आपकी पावर रेटिंग सेम रहती है. वोल्टेज कम करने से करंट डबल हो जाएगा. वोल्टेज कम करने से क्या हो जाएगा? वोल्टेज आधा करने से करंट जो है वो क्या हो जाएगा?
डबल हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वेल द क्वेश्चन डजंट आस्क अबाउट दैट, बट येस यू आर राइट कि अगर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो येस इट कैन बी डेंजरस. सही है. सो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब देखो 3 मार्क्स हैं यहाँ पे. जो पार्ट 1 है उसका 1 मार्क होगा, पार्ट पार्ट 2 के 2 मार्क्स होंगे और पार्ट 3 का 1 मार्क होगा. तो यहाँ पे यू कैन से कि lowering the voltage will increase the current because voltage as in potential difference and current are inversely proportional. So you can write reducing the potential difference increases current and the power stays so reducing the potential. Everyone over here, यहाँ पे देखो everyone खामोश. Reducing the potential increases the current and the power stays the same. So the student is wrong. और फिर हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई why is the student wrong, क्योंकि पोटेंशियल आधा करने से पावर आधी नहीं होगी, पावर तब भी सेम रहेगा. why? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है. और अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि वोल्टेज and power, voltage and current as in potential difference and current are inversely proportional, so you can say that as well. If you want to add that, you can add that, thinking के हो सकता है कि part 2 जो है वो 1 मार्क का हो और part 3 जो है वो 2 मार्क का हो. चाहिए, क्योंकि realistically speaking there is no definite distribution of marks. आपको नहीं पता कि exactly कितने मार्क्स जो है वो कौन से पार्ट को दिए जा सकते हैं. आप सिर्फ सोच रहे होगे कि यार अच्छा ठीक है इसके इतने मार्क्स होने चाहिए. तो अब टू बी ऑन द सेफ साइड हो सकता है कि आप वहाँ पे गलत सोच रहे हो, तो स्टिल पुट डाउन इनफ पॉइंट्स के अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 तो डेफिनेटली 1 मार्क का है ही है, उसके अलावा हो नहीं सकता. 2 में भी आपकी वैल्यू सही आ रही है, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. वो 2 मार्क्स किस चीज़ के होंगे, फॉर्मूला का ज़रूरी नहीं है कि मार्क मिले आपको. मार्क जो है वो किसका मिलेगा, to show that you are doing 8.3 multiplied by 230, showing that आप potential difference और current को multiply कर रहे हैं, and the correct answer is going to tell you or give you the second mark, assuming कि ये 2 मार्क का है. अगर part 3 जो है वो 2 मार्क का है तो आपका पहला मार्क किस चीज़ का है, reducing the potential, क्या होगा उससे, पावर जो है वो सेम रहेगा. खैर वो तो क्वेश्चन बता रहा है कि पावर हाफ नहीं हो रहा, बट देन why is that? बिकॉज करंट इंक्रीज होकर पावर सेम रख रहा है. एंड करंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.